अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तुलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड का चैप्टर सीखते सीखते हम सवालात का इयादा इस हिस्से को पढ़ रहे हैं, और आज के लेक्चर में इस सफ़र को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाएंगे और मज़ीद 2 सवालात यानी कि 11.11 और 11.12 को हल करना सीखेंगे। हमेशा की तरह नसीहत एक ही है कि आपने सवालात का इयादा, इस हिस्से में जितने भी सवालात हैं इनको आपने इसी तरीके से हल करना है कि आपने अपने सीखे गए इल्म को यहाँ पे लागू करना है, उसका इतलाक़ करना है, तो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब, ताकि हम इन सवालात का हल समझ भी सकें और अच्छे तरीके से सीख भी सकें। तो आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं तारुफ में बता चुका हूँ कि आज हम सवालात का इयादा इस हिस्से के 11.11 सवाल से आगे की जानिब बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल आज के लेक्चर का वो है 11.11, इसे 11.11 भी पढ़ा जाता है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान ताल्लुक़ को बज़रिया ग्राफ बयान करें। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, 2 चीज़ें मतलूब हैं। एक तो हमें यह फ़र्क बताना है कि फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फ़र्क है, और फिर इस फ़र्क को बज़रिया ग्राफ बयान भी करना है, उसकी वजाहत भी करनी है कि अगर हम एक ग्राफ से पिच और फ्रीक्वेंसी इसको किस तरह से फ़र्क करेंगे इसके दरमियान। अब जहाँ पे भी फ़र्क का लफ्ज़ आएगा, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि आप सबसे पहले उन 2 चीज़ों का जिनका आपने फ़र्क मालूम करना है उसकी तारीफ लिखेंगे। तो अगर आपको तारीफ फ्रीक्वेंसी और पिच की याद है तो सबसे पहले तो आप फ्रीक्वेंसी की तारीफ लिखेंगे और पिच की तारीफ लिखेंगे। तो सबसे पहला जो फ़र्क आएगा और बुनियादी फ़र्क आएगा वो आएगा जी तारीफ का। तो यहाँ पे हमें पहले फ्रीक्वेंसी की तारीफ लिखना पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी की तारीफ आप अपने लेक्चर में पढ़ के आ गए हैं कि अगर किसी एक नुक्ते में से किसी एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद जो होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलें इसको हम अल्फाज की ज़बान देते हैं, हम कहेंगे कि किसी नुक्ते में से फी सेकंड गुजरने वाली वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब अगर इसके यूनिट्स भी आपको याद हों तो आप इसके यूनिट भी लिख लें। तो चलें हम फ्रीक्वेंसी के यूनिट की हेडिंग देते हैं यहाँ पे, और हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है इसके एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इसके लिए जाते हैं हर्ट्ज, और जिसको HZ से लिखा जाता है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी की तारीफ भी लिख ली और फ्रीक्वेंसी के यूनिट भी लिख लिए। अब चूंकि दूसरा फर्क हमें करना है पिच का, तो चलें हम पिच की यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, और अब यहाँ पे हम पिच की तारीफ लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि पिच आवाज की वो खासियत है कि जिसमें आपको पता चल जाता है कि सामने से बोलने वाला शख्स ये मर्द है, ये औरत है या ये बच्चा है। आप जानते हैं कि औरतों और बच्चों की जो आवाज़ होती है वो अमूमन बारीक होती है, और मर्दों की आवाज़ जैसा कि मेरी आवाज़ है ये भारी आवाज़ है। अब अल्लाह ताला ने ये इंसान की फितरत में, इंसानी कुदरत में ये चीज़ रखी है कि मर्दों की आवाज़ भारी है और औरतों और बच्चों की आवाज़ बारीक है। अब आवाज़ की वो खसूसियत जो इन भारी
और बारीक आवाजों में फर्क कर सके उसको नाम दिया जाता है पिच का। तो चलें पिच की तारीफ भी लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि ये पिच आवाज की वो खसूसियत है जिससे हम भारी और बारीक आवाजों में फर्क कर सकें। क्या कहलाती है जी वो कहलाती है पिच। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पिच के भी कोई यूनिट्स हैं? क्या आपने लेक्चर में या किसी जगह पे पिच के यूनिट पढ़े? याद रखिएगा कि यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के किसी भी तबई मिकदार के होते हैं, लेकिन पिच तो एक खसूसियत है आवाज की कि जिसकी वजह से हम बारीक और भारी आवाज में फर्क करते हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पिच इसका कोई यूनिट भी नहीं है। अब इसका अगर यूनिट नहीं है तो हम फ्रीक्वेंसी और पिच के जितने फर्क थे वो कर चुके हैं। तो इससे हमारा ये जो फर्क वाला हिस्सा था ये पूरा हो गया। लेकिन एक चीज मजीद हमसे पूछी गई है। हमसे ये पूछा गया है कि आपने एक ग्राफ से ये जाहिर करना है कि फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में ताल्लुक क्या है। तो अजीज तलबा और तालिबात, आप दो ग्राफ बना लें इस तरह से। अब पहले ग्राफ में गुजरने वाली वेव्स कुछ इस तरह से बनाई जाएं और दूसरे ग्राफ में गुजरने वाली वेव्स ये कुछ इस तरह से बनाई जाएं। अब अगर देखा जाए, फर्ज करें मैं इस ग्राफ को ग्राफ ए का नाम देता हूं और इस ग्राफ को ग्राफ बी का नाम दे देता हूं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि इस ग्राफ में से गुजरने वाली वेव्स की तादाद कितनी है, तो आप फौरी तौर से जज कर लेंगे। आप कहेंगे यहां से लेके यहां तक एक वेव हो गई और ये अगली वेव का आधा हिस्सा है, तो हम कहेंगे कि यहां से 1.5 वेव्स यानी कि 1.5 वेव्स गुजर रही हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1.5 हर्ट्ज। और अगर इस ग्राफ बी में देखा जाए तो ग्राफ बी में गुजरने वाली वेव्स की तादाद कितनी है, चलें काउंट करते हैं, गिनते हैं। यहां से लेके यहां तक एक वेव, यहां से लेके यहां तक 2 वेव्स और तीसरी वेव का आधा हिस्सा यहां पे मौजूद है। अब अगर देखा जाए तो यहां से गुजरने वाली वेव्स की तादाद है 2.5 या 2.5 और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.5 हर्ट्ज। अब एक ये बात लाजमी याद रखिएगा कि अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम होगी और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी पिच भी ज्यादा होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है, ये आपस में रास्त तनासुब हैं। अगर एक चीज ज्यादा है दूसरी चीज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी और अगर एक चीज कम है तो दूसरी चीज उसी तरह से कम हो जाएगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये 1.5 हर्ट्ज वाली जो वेव है इसकी पिच कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। और जो ग्राफ बी में आपको वेव्स नजर आ रही हैं इसकी पिच ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है जी? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और अगर आप इतना हिस्सा कर लेंगे अपने इस सवाल के अंदर तो आपको इस सवाल में पूरे नंबर लेने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बड़े अच्छे से समझ आ गया है। अगर यह सवाल समझ आ गया है तो चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। जी तो हम आ चुके हैं आज के लेक्चर के दूसरे सवाल की जानिब और वैसे इस सवालात का इयादा इस हिस्से का ये 12वां सवाल है। चलें सवाल पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे
पूछा यह जा रहा है कि साउंड का एम्पलीट्यूड तब्दील होने से लाउडनेस पर क्या असर पड़ता है। एक सवाल ये है, अगला सवाल इससे थोड़ा सा अलग है, वो है जी फ्रीक्वेंसी के तब्दील होने से साउंड की पिच पर क्या असर पड़ता है। ये सवाल हम पिछले सवाल में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन लाजम है कि चूंकि इस सवाल में भी पूछा गया है तो इस सवाल में भी आपने इस फर्क को बताना है कि पिच के तब्दील होने से फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है और फ्रीक्वेंसी के तब्दील होने से पिच किस तरह से असरअंदाज होगी। तो चलें हम पहला इसका पार्ट करते हैं, पहला हिस्सा करते हैं कि साउंड का एम्पलीट्यूड तब्दील करने से उसकी लाउडनेस पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको याद हो तो आपने लेक्चर्स के अंदर यह पढ़ा है कि लाउडनेस 3 अवामिल पे मुनहसिर होती है। चलें जल्दी से मैं वो अवामिल जो है वो लिख देता हूं ताकि वो एक तो रिवाइज भी हो जाए और साथ ही साथ आपकी याद दहानी भी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। चलें हम पहला अवामिल जो है, पहला जो फैक्टर है जो इस पे असरअंदाज होता है वो तो है जी एम्पलीट्यूड। दूसरा हमने देखा था कि जो जिस्म वाइब्रेट कर रहा है उसका एरिया, और तीसरा हमने ये देखा था कि वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला कितना ज्यादा है। इन 3 चीजों पे लाउडनेस मुनहसिर होती है। अब इन 3 में से हमने जो चीज ज्यादा बहस करनी है जिस पे, वो है एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड के तब्दील होने से लाउडनेस किस तरह से तब्दील होती है। तो अगर मिसाल लें हम उस गिटार की जो कि मैं अपने लेक्चर्स में भी पढ़ाता रहा हूं, फर्ज करें कि ये गिटार की एक सुकून की हालत में पड़ी हुई उसकी तार है जिसको वाइब्रेट करने से, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से आवाज पैदा होती है। और जब इसमें वाइब्रेशन पैदा करूं तो फर्ज करें कि मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा इधर से प्लग किया, इधर से छेड़ा और उसकी वजह से इसमें हल्की सी एम्पलीट्यूड पैदा हो गया, वाइब्रेशन होना शुरू हो गई ऊपर और नीचे। अब देखें कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड की मिकदार जो है बहुत ही ज्यादा थोड़ी है, और अगर इसके मुकाबले में मैं अगर गिटार लूं और इस गिटार की तार को बहुत ही ज्यादा जोर से खींचूं, उससे वाइब्रेट करवाऊं, तो उससे वाइब्रेट होने से जो एम्पलीट्यूड है फर्ज करें अब वो इतना ज्यादा हो गया। अब देखें एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब जिस कदर एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, वाइब्रेटिंग जिस्म का, उतनी ही ज्यादा लाउड आवाज आपको सुनाई देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये बात इस कदर वसूख के साथ कह रहे हैं तो चलें उसके दरमियान ताल्लुक भी लिख लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन तो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड का मुरब्बा, यानी कि अगर मैं एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ाऊंगा तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ेगी, और अगर मैं एम्पलीट्यूड 2 गुना कम करूंगा तो लाउडनेस 4 गुना कम हो जाएगी। यानी कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का मुरब्बा ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह से आप एक और मिसाल दे सकते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास एक ढोल है, अगर उस ढोल को आराम आराम से बीट करेंगे, आराम आराम से उस पे ज़रब लगाएंगे, तो उससे पैदा होने वाली आवाज बहुत ही ज्यादा थोड़ी होगी। और अगर उस ढोल को बहुत जोर जोर से ज़रब लगाएंगे, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, तो उस ढोल की जो परत है जो वाइब्रेट कर रही है उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके एम्पलीट्यूड बढ़ने से आवाज दूर दूर तक सुनाई देगी। यानी इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अब उस ढोल की आवाज ज्यादा लाउड हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला सवाल तो आपको समझ में आ गया है। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि फ्रीक्वेंसी के तब्दील होने से साउंड की पिच पर क्या असर पड़ता है। तो चलें हम ये अभी पिछले ही सवाल में पढ़ के आए हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास 2 ग्राफ हैं कुछ इस तरह से कि एक ग्राफ को नाम दे देंगे आप ग्राफ ए का, और दूसरे ग्राफ को नाम दे देंगे ग्राफ बी का। फर्ज करें कि इस ग्राफ में से गुजरने वाली जो वेव्स हैं उनकी तादाद
1 है और इस ग्राफ में गुजरने वाली वेव्स की तादाद उतने ही दौरानिये में कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए तो आप कहेंगे कि इस पूरे दौरानिये में एक वेव गुजरी है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज होगी। और अगर इस ग्राफ बी की बात की जाए तो यहाँ पे गुजरने वाली वेव्स की तादाद 1, 2 और 3 वेव्स गुजर रही हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे वेव्स की तादाद है 3 हर्ट्ज। और आप इस 1 हर्ट्ज वाली ग्राफ को कहेंगे कि ये वाला ग्राफ कम पिच वाली आवाज का है और ये वाला ग्राफ ज्यादा पिच वाली आवाज का है। और आप इसको अगर एक ताल्लुक के साथ देखना चाहें तो आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच के। और अगर इस ताल्लुक को भी आप ग्राफ से बनाना चाहते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि फर्ज करें कि एक्स एक्सिस पे आप ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी को और वाई एक्सिस पे आप ले रहे हैं पिच को। अब हम चूंकि कह चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से पिच बढ़ेगी और ये भी कह चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन वाला ग्राफ आपको हासिल होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 12वां सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया है। जी तो मेरे अजीज तुलबा और तालिबात, आज के लेक्चर में भी आपने मजीद 2 सवालात को हल करना सीख लिया है। अब मजमूई तौर पे 12 सवाल हो गए हैं जो कि आपने सवालात के इयादा वाले हिस्से में सीख लिए हैं। इन तमाम सवालात को अपने नोटबुक पे या रजिस्टर पे अच्छे तरीके से लिखते चले जाएं ताकि ये चीज़ें आपके पास महफूज रहें और जैसे ही इम्तहानात करीब आएँ तो आपको किसी किस्म की परेशानी या किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो बाकी के जितने भी सवालात हैं वो हम सीखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।